इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। हमारा टॉपिक भी बड़ा आजकल जो चर्चा बहुत गर्म है देश में, बार बार ये बात उठ रही है कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस को लेकर के लगातार बातें उठ रही हैं और पिछले कुछ सालों से ये बहुत ही सिलेक्टिव हो गया है। आपको याद होगा हाल ही में राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन इसको लेकर तमाम जितने भी अब तक जो लोग बहुत जो इंटॉलरेंस ग्रुप जो तमाम जो सोकॉल्ड थे वो बहुत बवाल मचाते थे, लेकिन अभी पूरी खामोशी है। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान कपिल मिश्रा जी, तेज तरार युवा नेता दिल्ली के, और ये परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन कपिल जी, मैं आपसे सीधे सवाल पे आता हूँ। आप ये बताइए, आप दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हैं, राजस्थान में एक पुजारी की हत्या की जाती है, जला दिया जाता है, दिन दहाड़े जला दिया जाता है, और आप दिल्ली से उठकर राजस्थान पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो क्या कोई एक राजनीति है या कोई खास किस्म का कोई एक वो चल रहा है जैसे इंटॉलरेंस गैंग? कहाँ है आज की तारीख में? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुजारी की हत्या होती है, कपिल मिश्रा दिल्ली से उठ करके वहां जाकर मदद करते हैं। आपने 25 लाख मेरे ख्याल से लोगों से चंदा करके इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को अपने मदद भी किया है। तो ऐसा क्या है कि कपिल मिश्रा को उठ के वहां पर जाना पड़ता है लेकिन पूरे देश पर खामोश है? सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस इंटरेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये जो आपने मुद्दा उठाया है, असहिष्णुता का धर्म, ये भी बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर खुलकर चर्चा की जाए। इसके ऊपर चर्चा होना, बातचीत होना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक तरह से ठेका उठा लिया है सहिष्णुता और असहिष्णुता का, लिबरल होने का, धर्मनिरपेक्षता का। और ये जो तथाकथित ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्होंने ये निश्चित कर लिया है। विडंबना देखिए कि हाथरस में एक शव के अंतिम दहन को लेकर बितंडा खड़ा करने वाले लोग, एक शव के जलाने पर हंगामा करने वाले लोग, राजस्थान में एक व्यक्ति को जिंदा ही जला दिया गया, उस पर बिल्कुल चुप होकर बैठे हैं। और जात पात के नाम पर हिंदू समाज को बांटने के लिए जंतर मंतर में जलने वाली मोमबत्तियां पुजारी के लिए क्यों नहीं जल पाई? कहाँ गायब हो गया वो पूरा का पूरा गैंग? मैं तो राजस्थान इसलिए गया कि वहां से मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो वीडियो मैंने देखा, एक व्यक्ति का जला हुआ वीडियो, जिसको केवल इसलिए जला दिया गया कि मारने वालों को ये लगा कि ये तो इतना गरीब और इतना कमजोर है कि इसको मार के तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। गांधी जी के जंतर में जिस आखिरी आदमी की बात कही गई है, अगर उस आखिरी आदमी से मिलना है तो आप इस करौली के पुजारी जी के परिवार को देख के आइए। रहने को घर नहीं है, खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, और मांगी हुई जमीन पे खेती कर रहा था तो किसी ने पेट्रोल डाल के जिंदा ही जला दिया। इस कमजोर व्यक्ति, इस असहाय निर्बल परिवार के लिए कौन बोलेगा? मुझे लगता है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। यही नानाजी देशमुख ने, यही दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ये आखिरी आदमी तक पहुंचकर उसका हाथ पकड़ना, और उसी के लिए मैं राजस्थान गया। और केवल मैं नहीं गया, 2587 लोगों ने पूरी दुनिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से और भारत के अलग अलग शहरों से, वो सब ने इकट्ठे होकर पैसे इकट्ठे किए। आज उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके खाते में 30 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए की एफडी हो चुकी है। उनका पक्का घर बनाने के लिए हम जमीन ढूंढ रहे हैं। हम पुजारी जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उस परिवार को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। और सबसे कमजोर परिवार अब सबसे कमजोर नहीं रहेगा, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। जी, आपने जो किया है वो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने किसी पीड़ित परिवार की मदद की है। लेकिन आप पर या आपकी पार्टी पर एक सवाल बार बार ये भी उठते हैं, और सो कॉल्ड लोग, जो कुछ लोग उठाते भी उठाते हैं, कि आप एक धर्म के लोगों की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली दंगे में भी आपके नाम काफी चर्चा में आए। उस समय आप पर इल्जाम ये लगा कि आपने दंगे भड़काए। खैर, वो तो बाद में जो जांच हुई उससे बहुत बाहर निकल के आया, और उसमें इंटरनेशनल साजिश, जो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां उसके पीछे लगी हुई थी वो करने के लिए। तो लेकिन तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक आसम किस्म का एक कोई एजेंडा चल रहा है या कोई विदेशी साजिश चल रही है, जो भारतीय समाज में या भारत में एक तरह से खास किस्म में जहर बो करके दो संप्रदायों के बीच में या कई जातियों के बीच में एक जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोई साजिश चल रही है?
बहुत भयानक भयानक। अगर आप दिल्ली के दंगों को देखें या बेंगलोर में जो हुआ उसको देखें या केरला में जिस प्रकार से आईएसआईएस का पूरा नेटवर्क का जाल बिछता जा रहा है, या बंगाल में जो अभी गिरफ्तार हुए आतंकवादी उनके बारे में अगर आप देखें तो सोचकर भी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस प्रकार की भयानक साजिश, और उस साजिश में कहाँ तक के लोग शामिल हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गौतम नवालखा एक आदमी पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, एनआईए उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करती है, सबूत मिले हैं कि वो आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रच रहा था, नक्सलियों के साथ मिला हुआ है, बरसों से भारत में सशस्त्र विद्रोह सरकार और प्रशासन और भारत के संविधान के खिलाफ करने के बारे में खुलकर बोलता है, लिखता है और नक्सलवादियों से मिलता जुलता साजिशों में शामिल व्यक्ति है। लेकिन जब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको बचाने के लिए कौन लोग बयान देते हैं? राजदीप सरदेसाई जैसे लोग खुलकर ट्विटर पे लिखते हैं कि उसको छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सफल साबित होगा। क्या दुनिया के किसी भी देश में उस देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए वहां के मीडिया के बड़े लोग बोलेंगे क्या? रिटायर्ड जज बोलेंगे क्या? यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर बोलेंगे क्या? इसीलिए ये साजिश बहुत बड़ी है। वो जो आतंकवादी हैं या उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, उनसे तो हमारी सेनाएं भिड़ती हैं, भिड़ रही हैं और उन्हें विफल कर रही हैं, कुचल के खत्म कर रही हैं। लेकिन ये लोग जो दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए हैं, बॉलीवुड के और बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार और इंटेलेक्चुअल गैंग, जो ये बौद्धिक पत्थरबाज, जब ये आतंकवादियों को बचाने के लिए आते हैं, जब ये दिल्ली दंगों पे झूठा तमाशा खड़ा करते हैं, आतंकवादी जिसके घर से बम मिले, जिसके घर से एसिड मिला, जिसके घर से पत्थर मिले, जो वीडियो में दंगा करते हुए रिकॉर्ड हुआ ताहिर हुसैन, उसके तो इंटरव्यू कराए जाते हैं, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जाती है। उमर खालिद को आज़ाद कराने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। सफूरा जरगर जिसने कांस्टेबल रतनलाल की हत्या की साजिश रची, उसको जेल से बाहर निकालने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। और जो लोग विक्टिम हैं, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, उनको ही खलनायक बनाने की कोशिश की जाती है। जिन्होंने केवल इतना कहा कि हमारा बंद रास्ता खोल दो, हमारे बीमार लोगों को अस्पताल जाना है और हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, उनको विलेन और आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाती है। ये भयानक साजिश इस देश के खिलाफ कुछ लोग रच रहे हैं। उनका केवल एक ही मंसूबा है, इस्लामिक आतंकवाद और अर्बन नक्सल। इनके गठजोड़ के माध्यम से हमारे देश को कमजोर करना, टुकड़ों में बांटना और इस देश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना। और ये साजिश भयानक तो है, लेकिन हम सब जब तक एक हैं, ये साजिश को सफल नहीं होने देंगे। सवाल यही उठता है, जैसे आपने भी मीडिया की बात की, आपने बॉलीवुड की बात की, जिस तरह से हाथरस में भी हाल में ही जो घटना घटी, उसको लेके बहुत सारे वो आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, जांच अभी सीबीआई के हवाले है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने वहां पर जाकर एक एग्रेसिव स्टैंड लिया और पहले ही किसी जांच के फैसले आने से पहले उन्होंने तमाम जो कहानियां गढ़ी गई, उसमें से कई सारी कहानियां ध्वस्त भी हुई हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कपिल जी, बार बार ऐसा होता है। पालघर की हत्या जहां पर पुलिस उनको लेके जा रही है, उनके सामने उनको मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, उस पे पूरे देश में सन्नाटा है, कहीं किसी से कोई चू आवाज नहीं है। कोई पालघर से बिल्कुल सटे हुए बॉलीवुड से कोई उठ करके वहां पे नहीं आता है। लेकिन हाथरस वहां से हजारों किलोमीटर बॉम्बे से दूर है, हाथरस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, एक किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, उस पे वहां के लोग जाग जाते हैं, लेकिन पल में उनकी आत्मा नहीं जाती है। लेकिन सवाल तो फिर यही आता है, तो क्या इतने नेक्सस, इतना बड़ा नेक्सस इसमें लगा हुआ है कि जो हमारे तमाम हस्तियां हैं, मीडिया के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, तमाम जो बड़े लोग, नामचीन लोग हैं, उनसे विदेशी साजिश से तार जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। अगर आप देखिए धर्मेंद्र भाई, कठुआ में क्या हुआ, कठुआ की घटना में जिस प्रकार के जो प्ले कार्ड गैंग सामने आकर खड़ा हुआ, और जबकि पूरा का पूरा मामला ही बाद में झूठा साबित हुआ, पूरी घटना ही झूठा साबित हुई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हुआ दिल्ली में निर्भया का जो कांड हुआ, निर्भया का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, और एक हुआ ये कठुआ। निर्भया में आज तक भी इस देश के 90% लोगों को उस बिटिया का नाम क्या था, उस बिटिया का धर्म क्या था, उस बिटिया की जाति क्या थी, ये नहीं पता होगी। लेकिन कठुआ में घटना होने के 24 घंटे के अंदर पूरे देश को उस बिटिया का नाम, उस बिटिया की फोटो, उस बिटिया का धर्म पूरे देश को बताया गया।
बार बार मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड के लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है, आरोपी का धर्म बताया जा रहा है, आरोपी के धर्म के खिलाफ गंदे गंदे पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं धार्मिक प्रतीक चिन्हों का अपमान करते हुए। वो ही साजिश जो कठुआ मॉडल है, वही बार बार हर जगह रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आप एक बहुसंख्यक धर्म को इस देश के उसको टारगेट करते हैं, उसके प्रतीक चिन्हों का अपमान करते हैं। आरोपी का धर्म देखकर आप ये निर्णय लेते हैं कि वो बताना है कि नहीं बताना है। कहीं पर तो आप बलात्कारी अगर कोई आरोपी है तो उसका नाम पता सब बता रहे हैं, और कहीं पर आप केवल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति लिखकर छोड़ दे रहे हैं। कहीं पर आप आतंकवादी तक को भी एक स्कूल मास्टर का बेटा बताने का गुनाह कर रहे हैं। तो ये कठुआ में हमने ये देखा, यही हमने पालघर में देखा, जहां पुलिस ने अपने हाथ से 2 निरीह साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया कि इनकी हत्या कर दो। यही हम लोगों ने अभी देखा है हाथरस में, जहां पर मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार तक की पुष्टि नहीं हो पा रही है, जहां पर गैंग रेप का कोई मामला नहीं है, जहां पर घर के अंदर 6 दिन पहले से मध्य प्रदेश से एक नक्सलवादी को लाके बिठा दिया गया कि यही रिश्तेदार है, और वही बार बार बयान दे रही है कि हम नार्को नहीं कराएंगे, सरकार के खिलाफ बयान दे रही है, कुछ जातियों के खिलाफ बयान दे रही है। तो कितनी भयानक साजिश। और वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का वहां पर जाना, उन्हीं साजिशकर्ताओं के बीच में खड़े होकर उन्हीं की नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, उस परिवार को न्याय देने के लिए एक भी प्रयास न करना। अगर हम लोग जाकर राजस्थान में पुजारी जी के परिवार का घर गृहस्थी सब बनाने में मदद कर सकते हैं, तो क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उस परिवार की मदद नहीं कर सकते थे जिसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे? और आखिर वो गाड़ी जो हाथरस के बॉर्डर पे बार बार जा रही थी, वो गाड़ी जरा सा हाथरस से राइट मुड़ती तो करौली पहुंच सकती थी, करौली क्यों नहीं गई वो गाड़ी? ये भयानक सवाल है, और इन सवालों का केवल एक ही जवाब नजर आता है कि ये लोग झूठी साजिश कर रहे हैं, इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, और ये केवल इस देश को भड़काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, और किसी भी माध्यम से सत्ता से मोदी जी को कमजोर करने की कोशिशों में ये लोग शामिल हैं। लेकिन कपिल जी, इससे एक और सवाल, इससे आप जो कह रहे हैं कि साजिश चल रही है, एक केंद्र में एक बहुत ही मजबूत सरकार चल रही है, और ये साजिश एक नहीं, ये बार बार साजिश हो रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या साजिश करने वालों को फ्री हैंड दे रखा है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि जिस तरह से अगर बार बार इस तरह की घटनाओं को वो दिया जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, तो इसमें आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका है कि साजिशों को रोका जाए, कुछ ऐसा करें जिससे ये रुके? क्योंकि पिछले 6-7 साल से लगातार चल रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और ये साजिशें हो क्यों रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इनके जो आतंकवाद का नेटवर्क था वो ध्वस्त कर दिया, इनके काले धन का नेटवर्क। अब ये साजिश कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये वो नहीं कर पा रहे जो पहले करते थे। पहले ये बम ब्लास्ट करते थे, पहले ये आतंकवादी हमले करते थे, पहले ये देश को जलाने की साजिश रखते थे, सीमा पर भी और सीमा के अंदर भी। अब वो पहले ये काले धन के बड़े बड़े धंधे करते थे, ड्रग के बहुत बड़े बड़े माफिया चलाते थे। आज जब ये इस देश में कहीं बम नहीं फोड़ पा रहे, जब कहीं ये आतंकवादी हमले नहीं कर पा रहे हैं, 6 साल हो गया है धर्मेंद्र जी, और हम कई बार चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पिछले 6 साल में इस देश के महानगरों में आतंकवादी हमले नहीं हुए जो हर साल होते थे 2014 से पहले। तो वो पूरा नेटवर्क, उनकी पूरी फंडिंग, उनका पूरा तंत्र वो ध्वस्त किया है केंद्र सरकार ने। आज पाकिस्तान एक भिखारी की तरह खड़ा है जो हमारी बराबरी में आकर हमारे सामने खड़ा होता था। नक्सलवादियों का पूरा तंत्र, ब्लैक मनी का, ड्रग का पूरा तंत्र, इसीलिए अब ये डेस्परेट है। ये डेस्परेशन में अभी आतंकवादी हमले नहीं करा सकते तो ये दंगे करा रहे हैं, बेंगलोर का दंगा, दिल्ली का दंगा। अब ये अंदर ही अंदर साजिशें रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जिस प्रकार से इनका पहला तंत्र ध्वस्त किया गया है, जिसके सहारे ये इस देश को तोड़ना चाहते थे, उसी प्रकार से इनका दूसरा तंत्र ध्वस्त किया जाएगा। आज ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोग जेल के अंदर हैं, योगेंद्र यादव और अपूर्वानंद जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है। तो ये डेस्परेशन है, ये इनकी तड़प है कि किसी भी तरह से ये जो फेल हो रहे हैं उसको बचाने के लिए अब ये कुछ भी करने पर उतारू हैं। तो मेरे को तो ये एक संतोष है कि इनका पहला जो साजिश का हथियार था, बड़ा हथियार, वो ध्वस्त किया जा चुका है, और अब ये दूसरे हथियार को जो लेकर आए हैं देश के अंदर सिविल विद्रोह खड़ा करने की, आग लगाने की, संसद, लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव के मर्यादा के खिलाफ जाने की, उसका भी जो इनकी साजिश है इसको भी ध्वस्त किया जाएगा। हाँ कपिल जी, ये स्थिति तो बहुत खतरनाक है। अभी जिस तरह से खबरें आई कि जो हाथरस को लेकर के
PFI इसमें शामिल था और हम 100 करोड़ का इसमें वो था, स्टेक पे था, उसको भरने के लिए, आग लगाने के लिए। खैर वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अगर बार-बार अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि आपके सिस्टम में अगर इस तमाम आपकी मजबूत सरकार है, यूपी में मजबूत सरकार है, केंद्र में मजबूत सरकार होने के बाद अगर ये साजिश इस लेवल तक लेके चले जाते हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग तक होती है और लेकिन और जात के नाम को पिक करके कहीं पर कहीं धर्म के नाम पे सिलेक्टिव होकर जो तमाम हरकतें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस पे बहुत जल्दी और बहुत कारगर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं न कहीं उस पे कामयाब हो जाएँगे? क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश इस इंतज़ार में बैठा रहता है कि कहीं भी धर्म के नाम पर भारत के अंदर कुछ अगर दंगे हो जाएँ, कुछ लड़ाइयाँ हो जाएँ, तो उसका वो फ़ायदा उठाकर पूरी दुनिया को ये बताएँ, देखो वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये बात आप लोग को, आप चूँकि आपकी पार्टी सरकार में है, आपकी पार्टी यहाँ पर भारत के कई राज्यों में बड़ी सरकारें हैं वहाँ पर, तो ये बातें आपको चिंता में नहीं डालती हैं? क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो इन खाई को पाटने के लिए इस तरह के अगर लोग साजिश कर रहे हैं, इसके लिए कोई पुख्ता क्या प्लान है आप लोग के पास? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी फंडिंग है और इसके तार विदेशों तक जाते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार आ रहा है, जिन्होंने ऑन 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 रिकॉर्ड ये बात बोली है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कमज़ोर करने के लिए और इस देश को अस्थिर करने के लिए अरबों खरबों रुपए की फंडिंग उनके द्वारा संस्थाओं को प्रोवाइड कराई जा रही है। PFI का नाम आपने लिया है और PFI के पैसे किस प्रकार से संजय सिंह जैसे राजनेताओं के खातों में गए हैं, ईडी ने उसकी जानकारी सार्वजनिक की है। तो ये बहुत भयानक साजिश है और आज हम देख रहे हैं कि इस देश में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी चीन की कठपुतली बन के नाच रहे हैं। नेपाल का ओली क्या नाचता होगा चीन के इशारे पे, जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं और चीन के इशारों पर नाचते हैं। पाकिस्तान का जो आपने नाम लिया, या फारूक अब्दुल्ला की जो करतूत हमने अभी 2 दिन पहले देखी, जहां पे वो चीन के गुलाम बनने के लिए तैयार है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि साजिश बहुत बड़ी है और ये भी बताती हैं कि लड़ाई भी बहुत बड़ी है। सरकार कोई छोटी लोगों से नहीं लड़ रही है, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से लड़ रही हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं और भारत देश के खिलाफ हैं। और मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ इस नेतृत्व के बारे में, चाहे वो यूपी के योगी जी का नेतृत्व हो या देश में नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व हो, ये बात तो स्पष्ट है कि देश विरोधी शक्तियां देश के बाहर बॉर्डर पे होंगी या देश के अंदर दिल्ली, बेंगलोर और हाथरस जैसी जगहों पे घूम रही होंगी। निर्ममता के साथ और कठोरता पूर्वक इनको कुचला जाएगा, इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो भी लोग इनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के खिलाफ, उनमें से कोई एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो और चाहे उसके पीछे कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई हों। ये मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के नेतृत्व के होते हुए इतना तो निश्चिंत हम सभी लोग रह सकते हैं और हमें भी सजग रहना होगा कि हमारे आसपास कोई ताहिर हुसैन छुपा हुआ तो नहीं बैठा हुआ है, हमारे आसपास कोई उमर खालिद छुपा हुआ तो नहीं बैठा है। ये सजगता हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन कपिल जी, एक बात ये है जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को लेकर कंसर्न हूँ, तो चाहे कठुआ का मामला हो या चाहे हाथरस का मामला हो या पालघर का मामला हो, जांच होती है, तमाम चीजें साजिशें भी नाकाम हो जाती हैं, लेकिन वो जो जांच है इस कंक्लूजन तक कभी नहीं पहुंच पाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कठुआ का भी है, ये सबको पता चल गया कि वहां पर एक साजिश रची गई, लेकिन अब तक वो पिक्चर क्लियर होकर नहीं, उस साजिश के पीछे जो भी ताकतें थी वो अभी तक पूरी तरह एक्सपोज नहीं हो पाई। हाथरस में भी जांच चल रहा है, पालघर में भी जांच, लेकिन ये जांच आपको लगता है कि जो अगर जांच है उसको कुछ ऐसे इसमें डाला जाए कि जो जांच का निष्कर्ष जल्दी जल्दी निकाला जाए और इसके पीछे जो ताकतें हैं उनको सजा उनको मिले, तभी ये बंद होगा, वरना ये तो चलता रहेगा, अनवरत चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पे भी अगर साजिशें हैं, अगर हम मान लेते हैं कि साजिशें हो रही हैं और तमाम दुनिया से पूरी इंटरनेशनल साजिशें, विदेशी ताकतें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो अगर जांच का दायरा बड़ा बन करके ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर कठुआ, पालघर, हाथरस और कितने गिनाए आपको करके, जैसे अखलाक को भी मारा गया तो उसमें भी चीजें उसमें जोड़ दी गई, धर्म से जोड़ दिया गया। एक बहुत सारे, किसी को ट्रेन में लड़ाई होती है, जुनैद का होता है तो उस मामले को जो धर्म से जोड़ा जाता है। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं पर भारत के लोगों के बीच में, जो भारतीय समाज में एक वैमनस्य फैल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार की भूमिका थोड़ी सी ज्यादा और संवेदनशील होकर के या और इफेक्टिव तरीके से ऐसा कुछ करें जो ये बार बार जो चीजें हो रही हैं उसके निष्कर्ष पे आकर के ऐसी ताकतों को बिल्कुल साइडलाइन किया जा सके? बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि हर प्रकार की जांच धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली दंगे इस देश में पहली बार है जब किसी दंगों की इतनी गहनता के साथ और सबूतों के साथ जांच की जा रही है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली दंगों, इन सभी अपराधों के बीच में अगर आप दिल्ली दंगों की जांच को ध्यान से देखेंगे तो उसमें
मुख्य साजिशकर्ता तक सरकारी एजेंसियां पहुंचने लगी हैं। योगेंद्र यादव जैसे लोगों का नाम आ रहा है, उमर खालिद जैसे लोग अंदर जा चुके हैं। डीयू में बैठा हुआ प्रोफेसर अपूर्वानंद कैसे हत्या करने की ट्रेनिंग देने की बात करता है और घर में हथियार रखने की बात करता है, वहां तक दिल्ली पुलिस के तार पहुंच चुके हैं। इनके ऊपर इनके जो माई बाप बैठे होंगे वो भी कोई बचने वाले नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये साजिशें लगातार हो रही हैं और बार बार हो रही हैं, और इन साजिशों के खिलाफ जांच भी लगातार जारी है, लेकिन वो फाइनल इनके माई बाप तक पहुंचे। इन साजिशों को रचने के लिए जो लोग इस देश में बैठे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, उनका गिरफ्तार होना और अंदर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पूरे नेटवर्क का ध्वस्त होना, देश विरोधी इस्लामिक आतंकवादी अर्बन नक्सल नेटवर्क का ध्वस्त होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में वो निर्णायक कार्रवाई इन सभी शक्तियों के खिलाफ, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो आतंकी नेटवर्क हो, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, एक निर्णायक अंतिम कार्रवाई भारत की सरकार की तरफ से आपको और हमको सबको देखने को मिलेगी। कपिल जी, एक आपकी पार्टी से संबंधित सवाल है। आप दिल्ली से आप करौली राजस्थान पहुंच जाते हैं पुजारी की पीड़ित पुजारी के उनके परिवार को मदद करने के लिए, लेकिन ये बताइए कि राजस्थान बीजेपी क्या करी थी इस बीच में? क्या कपिल मिश्रा वहां पे जा सकते हैं? वहां पर राजस्थान की इतनी बड़ी यूनिट है, इतनी वहां पर वसुंधरा राजे हैं, सब कुछ है, लेकिन कपिल मिश्रा जाकर वहां मदद करते हैं, लेकिन जो राजस्थान की भाजपा क्या सो रही है? नहीं, मेरे को लगता है ये मीडिया में एक ना कुछ गलत खबर चलाई जा रही है। मेरे जाने से पहले स्थानीय सांसद वहां जा चुके थे और परिवार की मदद कर रहे थे। मेरे जाने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जा चुके थे और उस परिवार की मदद कर रहे थे, न्याय सुनिश्चित करने में भी और परिवार को आर्थिक रूप से सबल करने में भी। मेरे जाने से पहले पूरे रास्ते मैंने देखा वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वो सभी लोग परिवार के साथ खड़े हैं। पूरे राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक शहर में बड़े प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खिलाफ जो अपराधों को रोकने में वो नाकाम रही है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर वहां पर संघर्ष कर रही है और ये सब वहां की लोकल खबरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये जो मदद हम लोगों ने की उस परिवार की, ये एक यूनिक इनिशिएटिव था, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन ये कहना कि और कोई कुछ नहीं कर रहा था और बाकी लोग नहीं कर रहे थे, ये कहना ज्यादती होगी उन लोगों के साथ जो लगातार परिवार के साथ भी खड़े हैं और गहलोत सरकार के अहंकार और अपराध के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। हाँ, लेकिन देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जो खबरों लाइमलाइट में नहीं है, यूपी में और भी पुजारी की हत्या हुई है, वहां पर उनकी लाश मिली है, वो तमाम जो चीजें हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए या समाज में एक जहर फैलाने के लिए या कुछ शक्तियां हैं जो वो कर रही हैं। लेकिन फिर वहीं पे मैं घूम करके आता हूँ कपिल मिश्रा जी, अगर यूपी में कुछ होता तो वहां आपकी बीजेपी की सरकार है, अगर पूरे देश में और अगर विदेशी ताकतें अगर साजिश कर रही हैं तो वहां पर केंद्र की सरकार है। तो कहीं ना कहीं पर एक बात तो लोगों में है, और जैसे आप कह रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस निर्णायक लड़ाई में अब मुझे लगता है तेजी लाने की जरूरत है, वरना ये जिस तरह के, क्योंकि भारत ऑलरेडी एक वॉर जोन में घुसा हुआ है, चाइना के साथ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ आपकी वो चल रही है, पूरे विश्व में कोरोना की वजह से एक अलग किस्म के एक दबाव पे है। तो अगर हमारे देश के अंदर इस तरह की अगर बातें अगर आती हैं, एक आपस में हमारे एक माहौल अगर खराब कहीं अगर होता है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान भारत को होगा। मैं केवल एक बात के प्रति आश्वस्त हूँ, आज इस देश में जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी, यूपी में योगी जी, मैं इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ, जरा भी सशंकित नहीं हूँ। कोई मन में एक सवाल भी नहीं उठता है कि इन साजिशों को कुचलने के लिए जो सही व्यक्ति हो सकते हैं वो सही जगह पर बैठे हैं। जब पाकिस्तान ने हमला किया था हमारी सेना के ऊपर उरी में, तो कई लोगों ने बोला भारत सरकार बदला नहीं ले रही है, शांत होकर बैठी है, कमजोर है। लेकिन उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जब बदला हुआ तो वही लोग कांपने लगे और कह रहे कि सबूत दे दो जी, पेड़ गिरे हैं जी, इस प्रकार, और लगभग रोने जैसी स्थिति में आ गए। उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि मोदी जी की सरकार इस प्रकार से बदला लेगी। एक भी हाथ अगर इस देश के खिलाफ उठेगा तो उसको ध्वस्त करके संपूर्ण समूल रूप से खत्म कर दिया जाएगा। वैसा ही मैं इन साजिशों के बारे में आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि और कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ और मुझे यह भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की साजिश रचने वाले लोग, ऐसी भयानक सर्जिकल स्ट्राइक उन लोगों के खिलाफ होगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीवन में कभी कोई इस देश के खिलाफ और धर्म के खिलाफ साजिश रचने के
पहले 1000 बार सोचेगा। ये मैं आश्वस्त हूँ और मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, निश्चिंत रहना चाहिए, बिल्कुल सही हाथों में विधाता ने इस देश की सत्ता सौंपी हुई है। कपिल जी, एक क्योंकि दिल्ली दंगे में काफी आप चर्चा में आए, आप पर कई तरह के इल्जाम लगे, आरोप लगे, खैर आपका कहीं किसी आपके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं था या कुछ ऐसी चीजें आई नहीं, लेकिन क्या लगता नहीं है कि आप पर एक बार बार एक इल्जाम ये भी लगता है कि आप एक खास समुदाय के लिए मदद करने के लिए आगे आते हैं? अगर दंगे हुए तो आप एक खास समुदाय की मदद कर रहे थे, या वहां भी राजस्थान में खास समुदाय की मदद कर रहे, आपको लगता है कि दो समुदाय धर्म विशेष के बीच में कहीं पर अगर कुछ तनाव आती है, तनाव अगर है या लड़ाई अगर किसी तरह से एक कंफ्यूजन क्रिएट करके जो आग लगाया जाता है, तो आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि ये जहर आगे फैले नहीं? क्योंकि ये तो आप मानते हैं ना कि इस देश में हर धर्म, हर संप्रदाय या हर जाति को रहने की आजादी है, संविधान हमारा 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 उस चीज को वो करता है। तो आप अपने इस रोल को या अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं कि ये खाई अगर किसी भी तरह से, किसी भी कंफ्यूजन की वजह से अगर वो हुई है, तो उसको किस तरह से उसको खाई के बीच पाटा जा सकता है? खाई नहीं है, कुछ लोग ये खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जात पात और धर्म की बातों को डालकर। सम्मान हो एक दूसरे का और बराबरी का माहौल हो, और देश के खिलाफ और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई साजिश ना रचे और किसी को कोई कुचलने की कोशिश ना करे। असहिष्णुता क्या है? जब आप ये बोलो कि जो मेरे धर्म को ही नहीं मानता उसको खत्म कर देना चाहिए, ये असहिष्णुता है। जब आप ये बोलो कि दुनिया में सभी लोग एक ही धर्म का पालन करें, ये असहिष्णुता है। जब आप ये बोलो कि तुम्हारे धर्मस्थल होंगे तो उनको तो मैं तोड़ भी दूंगा, उनके ऊपर अपना बना भी लूंगा, उसके बाद तुम उनमें से 2-3 भी वापस मांगोगे तो वो भी देने से मना कर दूंगा, ये असहिष्णुता है। तो इस असहिष्णुता का तो कोई समाधान नहीं है, इसको तो दूर ही करना पड़ेगा। उसके अलावा जहाँ तक मदद करने की बात है, तो जो सबसे कमजोर होगा, जो सबसे निरीह होगा, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उसी की मदद पहले की जाएगी। और दिल्ली दंगों में हमने 1,90,00,000 रुपए अलग अलग परिवारों को, दंगा पीड़ितों को मदद की। किसी की दुकान जल गई थी, उसकी दुकान दोबारा बनाई है। दिलबर नेगी जी के परिवार की आर्थिक मदद की है, जहां पर कोई देखने भी नहीं गया उस गरीब व्यक्ति को जिसको हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया गया था, उसके परिवार से कोई मिलने भी नहीं गया, हमने उस परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई है। छोटी छोटी दुकानें, रिक्शे जिन लोगों के जला दिए गए थे, सबको पैसे देकर दोबारा व्यापार खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा में हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि उस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खबरों में नहीं आती हैं। 1,90,00,000 की मदद दिल्ली दंगों में जो हमने की, वो खबरों में नहीं आई, लेकिन उन परिवारों तक हम लोग पहुंचे हैं मदद करने के लिए। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारा तो एक ही क्राइटेरिया है, जो सबसे कमजोर होगा, पुजारी जी के परिवार की तरह जिन पे खाने का भी पैसा नहीं था, सबसे निरीह होगा, दिलबर नेगी जी के परिवार की तरह जिनके बेटे के मरने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं था, जो जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, वहां पर हम और हमारी पार्टी खड़ी है और उस आखिरी परिवार तक हम जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो कपिल जी, आपसे बातचीत करने का मकसद ये था कि जिस तरह से एक ब्रांडिंग की जा रही है भारत में, जिस दंगों को या किसी भी तरह किसी क्राइम को, जो पर्टिकुलर क्राइम होता है उसको जात का नाम दिया जा रहा है, जात को ब्रांड किया जा रहा है, घर को लाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और आपसे बातचीत करने के पीछे भी मकसद मेरा बस इतना ही था, क्योंकि हम हमारा जो ये हमारा देश सही मायने में बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा देश का संविधान हो या हमारा देश का पूरा जो फैब्रिक हो, वो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, उसको कहने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर, उनको आजादी नहीं होती। तो लेकिन जिस तरह से आपका नाम दिल्ली दंगों में उछाला गया, जिस तरह से आप बार बार चर्चा में आते हैं, तो हमारा मकसद ये था कि कोई किसी का धर्म, जाति, देखिए मेरा मानना है कि अपराध चाहे किसी ने भी किया हो या किसी के खिलाफ होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसका जात और धर्म नहीं होता है। जब तक हम इस चीज से, इस घटनाओं को अगर देखेंगे नहीं कि हमने अगर एक अखलाक की मौत को हमने धर्म से जोड़ दिया और हाथरस की मौत को किसी जाति से जोड़ दिया, और अगर इस तरह की चीजें होती है, वहां पर तमाम शक्तियां आकर उलझती हैं या एक माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, हमें कहीं ना कहीं से बचना है। क्योंकि हमारा देश एक्चुअल में, हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो अपने आप में बहुत महान है, जहां पर सबके लिए एक तो आजादी है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कपिल जी, आपसे भी, कि आप जिस तरह अगर एक आपने बड़ा अच्छा काम किया कि एक गरीब पुजारी को जाकर आप उसके परिवार को मदद की है, आगे भी इस तरह से आपने आपकी बात में जो लास्ट में लाइन कही है कि जो सबसे कमजोर होगा उसकी मदद करोगे, आप जात धर्म दे करके नहीं करोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस वादे पर हमेशा कायम रहेंगे, और हम सबकी जिम्मेदारी यही बनती है, वो चाहे मीडिया हो। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि मीडिया में भी एक खास किस्म का वो चल रहा है,
जो एक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लाइन को फॉलो करने वाले भी मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाते हैं कि हाथरस का माहौल कुछ और होता है, पुजारी की जो हत्या होती है उसमें कुछ और होता है। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मीडिया में जो सो कॉल्ड जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहीं का जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नोट फॉर वोट कांड में खुलेआम दलाली फिक्सिंग करने वाला राजदीप सरदेसाई हो, या राडिया टेप में खुलेआम कमीशनखोरी और दलाली करती पकड़ी गई बरखा दत्त हो, या इस देश में धर्म और जाति के नाम पर आग भड़काने के लिए जहरीली भाषा बोलता हुआ एक उजड़ अभिसार शर्मा हो, या जब यूपी में जलाई गई गाड़ियां और थाने तब मुल्लन को जानबूझकर ट्विटर पे कुंदन बताने वाला अपराधी विनोद कापड़ी हो, इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग स्वयं को मीडिया का बादशाह बनाकर बैठे हुए थे। जहर बोने वाले अपराधी, निकम्मे, आतंकी समर्थक, अर्बन नक्सल, ये जो गैंग है, ये गैंग अब कमजोर हो रहा है, इसलिए कि जनता इन्हें सुनना नहीं चाहती, इसलिए कि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए कि ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और मीडिया का हिंदू विरोधी चेहरा अब दरकने लगा है, टूटने लगा है, और उसी की ये हड़बड़ाहट है, उसी का ये हंगामा है। ये लोग अपने आप को माई बाप समझकर बैठ चुके थे कि खबर क्या होगी वो यही बताएंगे, एजेंडा क्या होगा वो यही अपराधी सेट करेंगे। ये अब बदल चुका है, सोशल मीडिया ने भी इसको बदला है, और मीडिया में भी अल्टरनेटिव ताकतें आ रही हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों, अभिषेक उपाध्याय जैसे लोग हों, ये अल्टरनेटिव ताकतें मीडिया में भी आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब सबको वो दिखाना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा जो इस देश की जनता सुनना चाहती है। सत्य को छुपाकर और असत्य को बड़ा बनाकर दिखाने की ये घटिया मीडिया की कोशिशें अब नहीं चल पाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत हम सबके पास है, सत्य दिखाना हम सब लोग जानते हैं। देश का बच्चा बच्चा, देश का हर एक युवा अब सच को पहचान चुका है और खुलकर बोलने के लिए तैयार बैठा है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू विरोधी मीडिया बरसों तक इस देश में बनाया गया है, हिंदू विरोधी इंटेलेक्चुअल समाज इस देश में तैयार किया गया है, हिंदू विरोधी बॉलीवुड इस देश में तैयार किया गया है, अब वो ध्वस्त हो रहा है, उसके खत्म होने का समय आ गया है। अब वही चलेगा जो सबको साथ लेके चलेगा और सबका सम्मान करेगा। मुझे भी लगता है कि कोई भी मीडिया, कोई भी ताकतें न हिंदू विरोधी हो, न मुसलमान विरोधी हो, और न ही भारत विरोधी हो। हमारा देश, हमारे देश की एक पहचान है, हमारी देश की ताकत है, और किसी को भी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उन्हें देश को तोड़ने की आज़ादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा सदियों पुराना, इतने हजारों साल का जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बाहर की ताकतें आकर के उसमें आग न लगाएं। हमारा मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके, मिलजुल कर ही रहें, लेकिन साथ ही साथ उन ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है जो बार बार किसी असहिष्णुता का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, बात हमें समझनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है और अपराध अपराध होता है। जब हम इसे टैग लगाना छोड़ देंगे, ब्रांडिंग करना छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि कोई मीडिया हो या कहीं भी कोई ताकतें वो सफल नहीं हो पाएंगी। और यही हमारा मकसद था बात करने का। कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी भी चीज जिससे हम इंडिया नैरेटिव में हम हर मुद्दे को हम सामने लेकर के आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।